वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग जो टेस्ट हुआ था संडे को बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का, तो आज सेट 2 का हम लोग डिस्कशन करेंगे। 1 से 15 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसके अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और इनके गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। और रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मणि। इनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। और स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में भाग लिया था। और कहाँ? शिकागो। अच्छा, ये बताइए हमको कि स्वामी विवेकानंद इनका नाम था, किसके कहने पे इन्होंने विवेकानंद नाम रख लिया था? तो ये महाराजा खेतड़ी ने इनका नाम क्या रखा? विवेकानंद रखा। क्या रखा? विवेकानंद रखा। और 1897 में क्या किया? रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ। क्या हुआ? रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया? ये विवेकानंद ने किया था। और किसने विवेकानंद को कहा था राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता? किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? AC बोस ने विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता बताया था। राष्ट्रीय आंदोलन का क्या कहा था? आध्यात्मिक पिता बताया था। आध्यात्मिक पिता कहा था। अब थोड़ा सा वीर सावरकर के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने 1904 में अभिनव भारत का स्थापना किया। कब अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? वीर सावरकर, BD सावरकर के बारे में देख लेते हैं। BD सावरकर 1899 में मित्र मेला संगठन की स्थापना की इसने। मित्र मेला। और 1904 में अभिनव भारत। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अंडमान के सेलुलर जेलों के दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा, वो कौन था? वीर सावरकर। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। एक किसकी है? वीर सावरकर की है। अब एनी बेसेंट के बारे में देख लेते हैं हम लोग। एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट, तो इन्होंने क्या किया था कि भारत में 1916 में होम रूल लीग को शुरू किया। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में शुरू किया। होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया। और एनी बेसेंट किस देश की रहने वाली थी? ते आयरलैंड की रहने वाली थी। ब्रिटिश थी, आयरलैंड की।
और जो इनका होम रूल लीग आंदोलन था और बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग आंदोलन, दोनों को मर्ज कर दिया गया बाद में। 1916 में इनकी प्रमुख पुस्तकें पत्रिकाएं कौन कौन थी? तो क्या थी? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इनकी प्रमुख पुस्तकें थी या पत्रिकाएं थी। अब आता है वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस के बारे में हम बता चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच स्थित था? तो तक्षशिला का अर्थ होता है सिर कटा हुआ। तक्षशिला का अर्थ क्या होता है? तक्षशिला का अर्थ क्या है? सिर कटा हुआ। क्या होता है? सिर कटा हुआ। जो पाकिस्तान का आधुनिक रावलपिंडी देख रहे हैं वही तक्षशिला था। और तक्षशिला किस नदी के बीच था? तो सिंधु और झेलम के बीच था। सिंधु और झेलम के बीच कौन ऐसी नदी, सिंधु और झेलम के बीच कौन सा शहर था? तो ये तक्षशिला। और भारत का पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का पहला विश्वविद्यालय कौन था? तो ये कौन था? तक्षशिला था। चाणक्य जो है किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? तो चाणक्य जो थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के थे। और भारत के सबसे बड़े व्याकरणाचार्य पाणिनि किस विश्वविद्यालय से थे? तो ये थे तक्षशिला विश्वविद्यालय से, पाणिनि। अब कहता है सिंधु और झेलम, तो ये बताइए हमको बारी जो दोआब है, कौन सा दोआब? बारी दोआब किस नदी के बीच में है? तो ये ब्यास तथा रावी के बीच में है। बारी दोआब, दो नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है दोआब, और 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहा जाता है। 2 नदियों के बीच की भूमि दोआब और 5 नदियों के बीच की भूमि पंजाब। आगे देखिए, चाज दोआब किसके बीच में है? चाज दोआब, कौन सा दोआब? चाज, ते चिनाव और झेलम के बीच में है। चिनाव और झेलम के बीच में है चाज दोआब। रचना दोआब किन दो नदियों के बीच में है? रचना दोआब किन दो नदियों के बीच में है? तो रावी और चिनाव के बीच में है। किसके बीच? रावी और चिनाव के बीच में। अब बता देते हैं सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। भारत के लेह के दाएं तट से बहती हुई सिंधु पाकिस्तान में चली जाती है। तो सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सतलज हो गई, ब्यास, रावी, चिनाव, झेलम, काबुल, खुर्रम, ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। भक्त तुकाराम, तीसरा क्वेश्चन, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के। अब कौन किसके समकालीन थे, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो तुकाराम ये किसके समकालीन? तो ये जहांगीर के समकालीन। तुलसीदास किसके समकालीन? तुलसीदास ते किसके समकालीन? अकबर के समकालीन। कबीर और गुरु नानक किसके समकालीन? कबीर और गुरु नानक एक किसके समकालीन? तो सिकंदर लोदी के समकालीन। किसके? सिकंदर लोदी के समकालीन। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के। अब देख लेते हैं, पहला ऑप्शन इसमें है बाबर। तो बाबर जो है भारत में कौन कौन सा सिस्टम शुरू किया था? तो बाबर ने मुंबईयान पद्धति को शुरू किया था। कौन कौन? मुंबईयान पद्धति। चार बाग परंपरा को शुरू किया। चार बाग परंपरा। और भारत में तोपों का पहला प्रयोग, भारत में तोपों का पहला प्रयोग किसने किया? तोप का प्रयोग बाबर ने किया। काबुली बाग मस्जिद किसने बनाया?
काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद किसने बनाया? तो बाबर। और इसको बाबर को आरंभिक क्षणों में आगरा में दफनाया गया और अंतिम में कालांतर में काबुल में एक मनमोहक स्थान पर इसको दफना दिया गया था। अब थोड़ा सा अकबर के बारे में देख लीजिए। अकबर के बारे में, तो अकबर के बारे में भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। भित्ति चित्रकारी जिसको कहा जाता है फ्रेस्को पेंटिंग। अनुवाद विभाग की शुरुआत हुई और इन्होंने गुजरात विजय के पश्चात 72-73 में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। बुलंद दरवाज़ा बनाया और इसके दरबार में क्या रहते थे? 9 रत्न रहते थे। क्या रहते थे? 9 रत्न रहते थे। थोड़ा जहांगीर के बारे में देख लेते हैं हम लोग। जहांगीर न्याय की चैन की स्थापना किया था इसने। न्याय की चैन की स्थापना, दुअस्पा और सिंहस्पा की परंपरा, दुअस्पा और सिंहस्पा की परंपरा किसने शुरू की थी? जहांगीर। और चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण काल। अच्छा, ये बताइए कि अकबर पूरे लाइफ में कौन ऐसा काम करके नहीं गया जो जहांगीर ने किया था? ये किया था चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ विजय किसने किया? ते जहांगीर ने किया। जो अकबर पूरे लाइफ टाइम नहीं करके गया था वो कौन किया? जहांगीर ने। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? ये है शहादरा, लाहौर। और आज भी इस मकबरे पे लिखा हुआ है कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार और देख लेता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देते रहता। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दावोस जहां विश्व आर्थिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन आयोजित होता है वो कहाँ स्थित है? तो दावोस जो है वो कहाँ है? वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है दावोस? ये स्विट्जरलैंड है। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब की गई थी? विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की गई थी 1971 में। और इसके स्थापनाकार कौन थे? तो ये थे क्लास श्वाब। कौन थे? क्लास श्वाब। क्लास श्वाब थे। अब देखते हैं, पहला ऑप्शन है इसमें फ्रांस के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो FATF का मुख्यालय कहाँ? एक संगठन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो क्या करता है ये कि पूरे देश में जो धन की गैर आवाजाही होती है उसको नियंत्रित करता है, उसको देखता है, उसको स्कैन करता है। कौन? FATF। और FATF में 39 सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है। FATF की स्थापना 1989 में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। और अभी फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। राजधानी कहाँ? पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे? तो सीन नदी के किनारे है। और दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार किया जाता है किसको? पेरिस को। दूसरा है जर्मनी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कील नहर कहाँ है? जर्मनी में है। अभी हाल ही में G7 देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? म्यूनिख, जर्मनी में। और जर्मनी का एकीकरण कब किया गया था? जर्मनी का 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ी गई। 1989 में क्या किया गया? बर्लिन की दीवार को तोड़ी गई। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। और जर्मनी के चांसलर अभी कौन है? ओलेफ स्कोल है। एक क्वेश्चन पूछता है कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुख्यालय, यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यह है फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में है।
कहाँ है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुख्यालय। अब आता है लक्जमबर्ग के बारे में देख लेते हैं हम लोग। लक्जमबर्ग ये यूरोप में है और क्या है ये लक्जमबर्ग? एक लैंड लॉक देश है। क्या है? लैंड लॉक, भू आवेशित देश, लैंड लॉक देश है। आगे देखिए 5 नंबर, किस एक शहर में दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट स्थित है? तो एक केप टाउन में है। पूरे वर्ल्ड में एक दक्षिण अफ्रीका का ही एक ऐसा देश है जिसके 3 शहरों में राजधानियां हैं। कौन कौन, कहाँ कहाँ देख लीजिए। तो प्रशासनिक राजधानी कहाँ है दक्षिण अफ्रीका की? इसका आंसर होगा केप टाउन। डी नंबर, प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? प्रशासनिक राजधानी तो ये है प्रिटोरिया। सही बानू, देखो प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका के न्यायिक राजधानी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के न्यायिक राजधानी, न्यायिक राजधानी, न्यायिक राजधानी कहाँ है? ब्लोमफाउंटेन। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ, न्यायिक राजधानी कहाँ है? ब्लोमफाउंटेन है। और दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी कहाँ है? तो विधायी राजधानी कहाँ है? विधायी राजधानी है, ये है केप टाउन। केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी कहाँ है? केप टाउन। देखिए गौर के साथ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया। और न्यायिक राजधानी कहाँ है? ब्लोमफाउंटेन। और विधायी राजधानी कहाँ है? केप टाउन। और आज 18 जुलाई है। दक्षिण अफ्रीका के एक राष्ट्रपिता थे, एक कौन? नेल्सन मंडेला। आज उनकी जन्म दिवस भी है। और इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी संघर्ष। और अपने जिंदगी के 27 वर्ष तक जेल में रहने वाला व्यक्ति कौन था? वो था नेल्सन मंडेला। सहरिया जनजाति के लोग किस राज्य में निवास करते हैं? तो राजस्थान में। थोड़ा जनजाति के बारे में देखेंगे। तो सहरिया कहाँ पाया जाएगा? तो सहरिया पाया जाता है राजस्थान। ठीक है, देखिए आगे। भोटिया कहाँ पाया जाएगा? जो ऋतु प्रवास के लिए जाना जाता है, तो भोटिया पाया जाता है उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड। कहाँ पे? उत्तराखंड। चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? चेंचू ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पाई जाएगी। और टोडा कहाँ पाया जाता है? तो टोडा पाया जाता है नीलगिरी में। जुआंग और भूया जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिरहोर ये पाई जाती है कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में पाई जाती है। जुआंग, भूया, बिरहोर ये कहाँ पाई जाएगी? उड़ीसा में। रियांग जनजाति कहाँ पाई जाएगी? रियांग ये त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट। और सबसे प्रसिद्ध चकमा दे के चलाता है भारत में, वो कहाँ पाया जाता है? तो चकमा बांग्लादेश। चकमा बांग्लादेशी को क्या कहते हैं? चकमा कहते हैं। चकमे दे के चली जाता है, रहेगा कुछ दिन चल जाएगा। तो सहरिया जनजाति कहाँ रहती है? राजस्थान में। आगे देखते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? यति मतलब गृह त्याग के बाद यति कहलाए। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसका आंसर होगा ये, कौन? घर त्याग करने के पश्चात। लोग हर दूसरे चीज में त्यागता है, या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनना हो और नहीं तो कहीं धन उपार्जन करना, नहीं तो और कुछ भी हो सकता है। आज के डेट में कोई नया बात नहीं है ये बात। चलो तुम लोग ऐसे मत करना, न तो माँ बाप के बड़ा धोखा दे देगा तुम लोग। चलो, तो यति कब कहलाए? तो घर त्यागने के पश्चात। घर त्यागने के पश्चात। अब महावीर स्वामी जीन कब कहा? जीन कब कहलाए? जो आदमी ज्ञानेंद्रियों को जीत लेता है
उस पर जो कहता है विजित कर लेता है, विजेता बन जाता है, ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, तब वो क्या कहता है? जीन कहा है, अर्थ कहा है। जीन कब कहा है? जब ज्ञानेंद्रियों को जीत लेने के पश्चात, ज्ञानेंद्रियों को जीतने के पश्चात क्या कहलाए? जीन कहलाए, अर्थ कहलाए। अर्थ मतलब क्या होता है? पूज्य। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व हुआ था। और किस कुल में हुआ था? तो ज्ञानत्रिक कुल में हुआ था। ज्ञानत्रिक कुल के पूछता है किस कुल के? ये क्षत्रिय थे, तो ज्ञानत्रिक कुल के क्षत्रिय थे। कौन? महावीर स्वामी। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माँ का नाम क्या था? त्रिशला था। पिता का नाम सिद्धार्थ और माँ का नाम त्रिशला। और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से, कोई ना कोई की अनुमति से बाहर निकलता है, जैसे निकले, तो नंदीवर्धन की अनुमति से 30 वर्ष की अवस्था में घर से त्याग देते हैं कि अब सन्यासी होना है, अब फकीर होना है हमें, अब हमको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तभी होता है। तो 30 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ? ये घर को निकल गए। अब 42 वर्ष की अवस्था में, कब? 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। किसको? 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ किनको? भगवान महावीर को। और पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन सा वृक्ष? साल। अब पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो राजगीर में एक जगह है बितुलाचल पर्वत, वहीं पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था। कौन? बितुलाचल पर्वत। राजगीर में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। कहाँ पे? राजगीर में। आगे देखिए, जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे और ये कौन तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। अच्छा ये बताइए हमको, ऋग्वेद में जैन धर्म के 2 तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है, वे कौन कौन से हैं? तो 2 हैं, एक ऋषभदेव और एक अरिष्टनेमी, जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। 2 तीर्थकर, जैन धर्म के 2 तीर्थकर, जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे? ऋग्वेद में। तो कौन कौन है? एक हैं ऋषभदेव और एक कौन है? अरिष्टनेमी। कौन? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। और 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें तीर्थकर कौन थे? थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो 23वें तीर्थकर थे, ये थे पार्श्वनाथ थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प फन था। कौन? सर्प फन। अब भगवान महावीर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रतीक चिन्ह क्या है, बताइएगा ना? हाँ ठीक है। कुछ अति आवश्यक के कारण जो होता है 1 से 7 तक का ही क्वेश्चन का डिस्कशन हो पाया था। थोड़ा सा इसको गौर से देखेंगे और कहीं नहीं, कम से कम मेरे चैनल को ज़रूर से गौर से देखें। अगर अच्छा लगे तो ज़िंदगी में ज़रूर उतारेंगे। थैंक यू।